वेलकम बैक टू माय चैनल विजडम अकेडमी। सो ये है आज 24 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम जो केवीएस पीआरटी का एग्जाम हुआ है। तो ये उसमें आने वाले कुछ क्वेश्चंस हैं। तो जो अभी जिनका नेक्स्ट शिफ्ट में पेपर है, अगर आप यहाँ से क्वेश्चन कर लोगे तो हो सकता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल जाए। तो देखो कुछ इस तरीके के क्वेश्चन आए थे कि इसमें जो हमारी एनसीईआरटी है ना, एनसीईआरटी से 4 to 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन जो हिंदी में रिमझिम में आपने पढ़ लिया होगा, वहां से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 5 से 6 क्वेश्चन हैं जिसमें आपको मतलब ये भी आ रहा है थोड़ा सा डीप में, जैसे आपने समरी पढ़ी होगी, बट उसमें से ना इस बार ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं कि जैसे ये किसने कहा किससे, ठीक है, ये किसने कहा किससे। और इसमें इसी तरीके से जो ईवीएस है, जो आपके चैप्टर आ रहे हैं डायरेक्ट ईवीएस से, तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जो क्वेश्चन है वो अलग ही है, बट जो ईवीएस में से जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना, वो बहुत सिंपल से है, मीन्स आप डायरेक्ट कर लोगे। उसमें जैसे ऐसे क्वेश्चन है कि जैसे जो लद्दाख में जो चांगपा जनजाति रहती है, जो ऊपर टेंट रहते हैं, उनको जो टेंट होता है उनको क्या बोला जाता है, तो वहाँ पे उनको रेबो बोला जाता है। तो डायरेक्ट कुछ ऐसे इस तरीके के क्वेश्चन है वो आप कर लोगे, ठीक है। लेकिन एनसीईआरटी की में जो हिंदी है ना, कुछ इस तरीके से थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर दिया है। जैसे कि आपसे एक है राख की लस्सी। राख की रस्सी एक कहानी है, आपने समरी पढ़ी होगी, जिसमें वो एक लड़के की, वो लड़के से शादी करा देता है एक राजा, जो राजा होता है वो, ये लोक कथा है। तो इसमें पूछे कि राख की रस्सी के रचयिता कौन है, ठीक है। तो आपको राइटर का नाम बताना है, और हो सकता है कि जो अगली शिफ्ट में है राइटरों के नाम और भी पूछ सकते हैं। अगर फर्स्ट शिफ्ट में पूछा है तो सेकंड में भी पूछ सकते हैं। तो जितना भी टाइम आपके पास हो फटाफट से आप रचयिता पढ़ सकते हो, जो 1-2 कहानियां हैं और जिनके मेन राइटर आपको लगते हैं तो आप वो पढ़ सकते हो, ठीक है। फिर एक थर्ड जो क्वेश्चन था, हिंदी में क्वेश्चन था कि स्त्री का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, ठीक है। आपको वहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए थे और स्त्री का पर्यायवाची शब्द पूछा था कि कौन सा नहीं है। 3 स्त्री के पर्यायवाची शब्द थे और एक नहीं था, वो ऑप्शन आपको चूज करना था, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन था एनईपी की फुल फॉर्म। ये तो हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन जो है रिपीट हो रहा है, फर्स्ट डे से फर्स्ट शिफ्ट में हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है एनईपी की फुल फॉर्म। तो एनईपी की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, वो आपको बताना है। फिर एनईपी का स्ट्रक्चर पूछा जा रहा है कि पढ़ाई का स्ट्रक्चर क्या है, तो वो आपको पता है 5+3+3+4, ठीक है। ये रिपीटेड है और बार बार हर एक में पूछा जा रहा है, तो वो आपको पता होना चाहिए। और एनईपी से बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि अभी जो सबसे ज्यादा रिवाइज्ड है ना एनईपी, कौन सी एनईपी सबसे ज्यादा रिवाइज्ड है, तो ये 2020 की ही है। और इसमें एक क्वेश्चन और था कि एनईपी के पार्ट कौन कौन से हैं, ठीक है, एनईपी में क्या चलाया जा रहा है। तो एनईपी में देखो निपुण भारत चलाया जा रहा है, निपुण, तो निपुण भारत को हमको प्राप्त करना है। तो निपुण भारत हम किसकी हेल्प से प्राप्त करेंगे, एफएलएन से, ठीक है। तो 2 पार्ट हैं, समझ लो एनईपी के ही 2 पार्ट हैं, जो कि हमारे एफएलएन और निपुण, ठीक है। ये ध्यान रखना, एफएलएन और निपुण दोनों ही इसके पार्ट हैं, ठीक है। ईसीसी वाल बाटी का वो थोड़ा सा एक अलग कॉन्सेप्ट है, बट हमें एफएलएन को प्राप्त करना है निपुण की सहायता से। तो एनईपी के 2 प्रकार, मतलब 2 टाइप काइंड ऑफ कौन से हैं जिसके थ्रू हमको एनईपी को प्रोसेस करना है, तो वो है हमारा एफएलएन और निपुण। तो थोड़ा सा ये चीज़ ध्यान रखना। और ईवीएस के जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो डायरेक्ट एनसीईआरटी से ही आ रहे हैं, ठीक है। बट यस देखो, एनसीईआरटी से आपको क्वेश्चन मिलेंगे 10 से 12, बट इसके बाद जो 8-9 क्वेश्चन होंगे ना, 8 से 10 क्वेश्चन, वो पता नहीं कहाँ से पूछे जा रहे हैं। तो बच्चों को उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम भी आ रही है करने में, और स्टेटमेंट भी मीन्स याद करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन है देखो, जैसे कि मतलब 2-2 स्टेटमेंट आपको दी हुई हैं, तो फिर आपको बताना है इसमें से कौन सी सही है कौन सी गलत है, पहली और दूसरी सही है, दूसरी और तीसरी गलत है, चौथी और पांचवी सही है, तो इस तरीके से बताना है। तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। तो जो अगर आपने ईवीएस अच्छे से प्रिपेयर करी हुई है तो यस 10 से 12 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो, बट 8 जो क्वेश्चन है वो तो पता नहीं केवीएस कहाँ से पूछ रहा है। फिर आपके पास था कि वर्किंग आवर्स कितने हैं, ठीक है। तो वर्किंग आवर्स एक हफ्ते में टीचर के पास कितने होते हैं, 45 आवर्स। एक हफ्ते में कम से कम एक टीचर को 45 आवर्स वर्क करना चाहिए। बट आज की जो शिफ्ट का क्वेश्चन था वो ये था, ठीक है, बट मैंने तीनों ही लिख दिए। वर्किंग आवर्स एक टीचर के अप्रोक्स कितने माने गए हैं, 45 आवर्स। फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए जो एक टीचर के जो टाइम होना चाहिए वो 800 घंटे होना चाहिए, और 6 to 8 के लिए 1000 घंटे, ठीक है, टोटल, ये आपको पता ही होगा। फिर आपका एक क्वेश्चन था कि तरुण भारत संघ क्या है, ठीक है, तरुण भारत संघ क्या है, तो ये भी आपका ईवीएस का क्वेश्चन है। तरुण भारत संघ से क्वेश्चन था, जो आपको पता होगा कि ये वहाँ पे नदी तालाबों झरनों को साफ करने के लिए कर्नाटका में बनाया गया है, ठीक है, कर्नाटका में बना हुआ है ये तरुण भारत संघ। ईवीएस आपने पढ़ी होगी तो आपको पता होगा, कर्नाटका का ये ग्रुप है और वहाँ पे ये इन सब चीज़ों के लिए ये काम कर रहा है। फिर आपका एक क्वेश्चन था मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर से। तो मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर से क्वेश्चन क्या था, आपको 4 क्वेश्चन दिए गए थे, ठीक है, आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, और क्वेश्चन आपका ये था कि निम्नलिखित में से कौन सा मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है। तो हो सकता है कि जो बाकी के ऑप्शन जो हो वो हो सकता है कि आपके बिहेवियर वाला कुछ डिसऑर्डर हो, कुछ हो सकता है आपकी लर्निंग डिसेबिलिटी हो, और एक ऑप्शन उसमें से ऐसा होगा जो आपका मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर होगा। तो आपको पता करना है कि मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर उसमें से कौन सा था, ठीक है।
फिर ऐसी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसने अभी नहीं करा है वो फटाफट से इसको पढ़ लेना। आरटी की धारा पूछी गई थी 3, ठीक है। थर्ड धारा पूछी गई थी कि आरटी की तीसरी धारा क्या कहती है। तो थर्ड धारा यही कहती है कि 6 से 14 साल तक के सभी बच्चों को फ्री एवं कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी। धारा 24 आई थी, मीन्स धारा 24 इसका आंसर था। क्वेश्चन क्या था कि निम्नलिखित में मतलब इसमें से किसमें टीचरों के कर्तव्यों का, उनकी जिम्मेदारियों का निर्वाह करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है, ठीक है। ये आरटी की किस धारा के तहत। तो क्वेश्चन ये था कि जिसमें टीचर के कर्तव्य हो, उनका निर्वाह हो, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, किसमें दिया गया है। तो ऑप्शन आपके पास थे 21, 22, 23, 24। तो धारा 24 इसका आंसर है। धारा 24 में टीचर्स की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियों वगैरह की बात करी गई है, ठीक है। और एक धारा 29 पूछी गई थी कि धारा 29 क्या कहती है, ठीक है। आप क्वेश्चन में डिफरेंस समझ रहे हो। इसमें आपको स्टेटमेंट दी थी और आपसे धारा पूछी थी, और इसमें आपको धारा ही पूछी थी कि आरटी की कौन सी धारा क्या कहती है। तो जिसने भी अभी तक धाराएं नहीं याद करी हैं आरटी की, तो सारी एक बार धाराएं पढ़ लो, क्योंकि नहीं पता कौन से आपके एग्जाम में आ जाए। तो धारा 29 कहती है कि कोई भी टीचर वगैरह जो है ना ट्यूशन वगैरह नहीं देगा। जो गवर्नमेंट टीचर है वो ऑलरेडी वर्क कर रहा है, तो वो कोई भी ट्यूशन वगैरह नहीं दे सकता, ठीक है। फिर एक कंप्यूटर में आपको लेन की फुल फॉर्म आई थी। तो लेन की फुल फॉर्म क्या होती है, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। लेन की फुल फॉर्म क्या होती है, लोकल एरिया नेटवर्क। इस शिफ्ट में अगर ये आई है तो हो सकता है नेक्स्ट शिफ्ट में MAN आ जाए, वो होता है मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क। एक होती है WAN यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। 3 याद रख लो, लेन लोकल एरिया नेटवर्क, MAN मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क, और WAN यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। फिर नेक्स्ट है FLN की फुल फॉर्म पूछी थी। FLN की फुल फॉर्म क्या होती है। 4 बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग थे, मीन्स सेम ही थे, फाउंडेशनल, फंक्शनल, लिटरेसी, न्यूमरेसी। तो थोड़ा सा ध्यान से आपको FLN की फुल फॉर्म जो है वहाँ पे करनी है, वो आपको पता है क्या है, फंडामेंटल, लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। तो ध्यान से आपको FLN की फुल फॉर्म आई थी वो करना है। फिर आया था ECCE। तो ECC के तहत आपकी एज कितनी है, ठीक है। एज आपको ध्यान रखनी है। तो एज कितनी है, 0 to 8। ये चाइल्ड डेवलपमेंट, वो महिला वेलफेयर परिवार कल्याण है ना, महिला एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, महिला एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत जो इसकी एज है 0 to 8 डिसाइड करी गई है ECCE की, ठीक है। ECCE की, अदरवाइज इसकी एज 3 to 6 है। तो दोनों के अकॉर्डिंग है। अब आपसे देख लेना पूछा किसके अकॉर्डिंग जाता है, ECC की एज किसके अकॉर्डिंग पूछा जा रहा है। वैसे जो हमारे ECC में है वो 0 to 6 ईयर्स तक के बच्चे आते हैं जर्नली, ठीक है। जर्नली जो आते हैं वो 0 to 6 ईयर्स के बच्चे आते हैं, ठीक है। एक TLM की फुल फॉर्म पूछी हुई थी, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार आ रहा है। तो इसकी फुल फॉर्म है टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ठीक है। फिर एक है रोमन नंबर से आपको क्वेश्चन था। तो आपको पता है 6th क्लास का चैप्टर है रोमन नंबर। तो रोमन आपको दिया जाएगा कोई भी नंबर और आपको उसका रोमन संख्या बताना। मोटी संख्या नहीं आ रही है कोई भी, जैसे आप सोचो 13 हो, 14 हो, आपसे रोमन में पूछा, नहीं, नंबर दे रहे हैं बड़ा, जैसे 7, 8, 9 को रोमन में कैसे लिखोगे, 2, 14 को रोमन में कैसे लिखोगे। तो जिन भी बच्चों ने अगर रोमन की प्रैक्टिस वगैरह नहीं करी है या रह गया है, तो एक बार रोमन नंबर देख लो कैसे क्या होता है, भी थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन रहता है इनमें, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्रकाश संश्लेषण। एक क्वेश्चन था प्रकाश संश्लेषण से, और क्या क्वेश्चन था कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों में कहाँ पर स्थान लेती है। मीन्स एक पौधे के अंदर जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो कहाँ पे होती है, तो पत्तियों में होती है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पत्तियों में होती है। उसमें पता है आपको स्टोमेटा होता है, छोटे छोटे छेद होते हैं, क्रोलोफिर वगैरह पत्तियों में, तो इसका आंसर होगा पत्तियों में, ठीक है। एक है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, ये इससे 2022 बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, हर एक शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन आ रहा है, किसी में बेस्ट डायरेक्टर का, किसी में बेस्ट फिल्म का, किसी से आपको पता होना चाहिए। एक आप प्रिपेयर कर लो, कोई भी बेस्ट डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर, गोल्डन पिकॉक अवार्ड, सिल्वर पिकॉक अवार्ड, जो भी है इसमें से बना लो, एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली आ ही रहा है। और एक नेक्स्ट आपसे ना नेशनल प्लेयर पूछा जा रहा है, मीन्स किसी भी आपको खिलाड़ी का नाम दिया जा रहा है और आपसे पूछा जा रहा है किस खेल से संबंधित है, ठीक है। तो जो बहुत ज़्यादा फेमस खिलाड़ी हैं या फिर हाल में ही उनको कोई भी किसी भी तरीके का अवार्ड है, तो वो डेफिनेटली आप एक बार पढ़ लो कि नेशनल प्लेयर कौन है या किसको किसी अभी हाल में कोई अवार्ड मिला हुआ है, ठीक है। और एक आपसे त्योहार पूछा हुआ है कि जो सरूल है वो क्या है। तो सरूल देखो, पहली बात त्योहार है, जैसे पोंगल को तमिलनाडु में पोंगल मनाया जाता है, मकर संक्रांति को पोंगल बोला जाता है वहाँ पे, तो सेम मकर संक्रांति की तरह ही त्यौहार होता है, ये सरूल होता है, ये त्यौहार है। सरूल क्या है, त्यौहार। तो ये कहाँ का त्यौहार है, झारखंड का, ठीक है। झारखंड में सरूल नाम से त्यौहार मनाया जाता है और ये मकर संक्रांति का ही एक प्रकार है। सो ये थे कुछ क्वेश्चन जो अभी आज के शिफ्ट में आए हुए हैं। डेफिनेटली जैसे ही